कभी किसी ने सोचा है कि जब पहली बार इंसान की आवाज को रिकॉर्ड किया गया होगा तो वो कौन सी भाषा में होगी। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के हमारे सफर में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब हम एक बहुत ही नए और कह सकते हैं एक रोमांचक दौर में कदम रखने वाले हैं, और वो है वैदिक काल। देखिए, ये सिर्फ एक कोई हिस्टोरिकल पीरियड नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आज का हमारा भारतीय समाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब कुछ खड़ा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को आगे बढ़ाते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि जब पहली बार इंसान की आवाज को रिकॉर्ड किया गया होगा तो वो कौन सी भाषा में होगी। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि थॉमस एडिसन के ग्रामोफोन पर जो पहला शब्द रिकॉर्ड हुआ था वो संस्कृत का था, और यही बात हमें ये बताती है कि वैदिक काल की जो भाषा है वो कितनी पुरानी और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट असल में हमें सीधे उसी दौर के दिल में ले जाता है जिसे आज हम समझने वाले हैं। देखिए, वैदिक काल कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, ये लगभग 900 सालों तक चला, और इतने लंबे समय को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए इसे अच्छे से समझने के लिए हिस्टोरियंस इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल जो चला 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन दो हिस्सों के बीच में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि लोगों के जीने का तरीका, उनका पूरा का पूरा समाज, सब कुछ बदल गया। चलिए इसी का पता लगाते हैं। किसी भी दौर को अगर समझना है ना तो सबसे पहले उसके समाज को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि वैदिक काल में सोसाइटी कैसी थी, और ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसमें कौन से बड़े बड़े बदलाव आए। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये हमें एक क्विक समरी देती है कि सामाजिक बदलाव कितने गहरे थे। एक तरफ जहां वर्ण व्यवस्था काम पर बेस्ड थी, फ्लेक्सिबल थी, वहीं बाद में ये जन्म पर आधारित हो गई और बहुत कठोर हो गई। महिलाओं की स्थिति और उनकी शिक्षा के अधिकार, इन दोनों में भी बहुत बड़ी गिरावट आई। चलिए अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां किसी की पहचान उसके काम से है, उसके जन्म से नहीं। ऋग्वैदिक काल कुछ ऐसा ही था। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो प्रोफेशन पर, व्यवसाय पर आधारित थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पुजारी का बेटा सैनिक बन सकता था और एक किसान का बेटा विद्वान हो सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सब कुछ बदल गया। अब वर्ण जन्म से तय होने लगा और समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार पक्की श्रेणियों में बंट गया। समाज में एक और जो बड़ा बदलाव आया वो महिलाओं की स्थिति में था। ऋग्वैदिक काल में देखिए, महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, वो सभाओं में हिस्सा लेती थीं और यहां तक कि अपना जीवन साथी भी खुद चुन सकती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी आज़ादी धीरे धीरे कम होती चली गई। उन्हें घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं भी शुरू हो गईं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। देखिए, शिक्षा तो किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। ऋग्वैदिक काल में ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खुले थे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं रहा। शिक्षा कुछ खास लोगों का ही अधिकार बनकर रह गई, और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खास तौर पर महिलाएं और निचले तबके के लोग, इससे दूर हो गए। तो समाज तो बदल ही रहा था, पर उसके साथ साथ लोगों के कमाने, खाने और जीने का तरीका, मतलब उनकी इकोनॉमी भी बदल रही थी। वैदिक काल में एक तरह की इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हुई जिसने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और यह सिर्फ खेती या व्यापार का बदलाव नहीं था, ये एक लाइफस्टाइल का बदलाव था। अब इस बड़े बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो था भूगोल। जो आर्य लोग थे वो सप्त सिंधु के इलाके से पूर्व की ओर बढ़े और गंगा की उपजाऊ घाटी में जाकर बस गए। अब यहाँ की जमीन खेती के लिए कमाल की थी। ऊपर से लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, जिससे घने जंगलों को साफ करना भी आसान हो गया था। बस यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, पशुपालन से खेती की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। ये टेबल हमें सारे आर्थिक बदलाव एक नज़र में दिखा देती है। देखिए, धन का प्रतीक जो पहले मवेशी यानी गाय थी, वो अब जमीन बन गई। जो घुमंतु जिंदगी थी उसकी जगह सेटल्ड एग्रीकल्चर ने ले ली, और व्यापार में जहां पहले बार्टर सिस्टम था, अब वहां सिक्के भी इस्तेमाल होने लगे। चलिए इन बदलावों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे अमीर होने की डेफिनेशन ही बदल गई। ऋग्वैदिक काल में किसी की दौलत उसकी गायों से नापी जाती थी,
मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना ही अमीर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब लोग एक जगह बस गए, खेती करने लगे, तो जमीन सबसे कीमती चीज बन गई। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक चेंज नहीं था, ये लोगों की सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। सीधी सी बात है, जब लोग एक जगह टिक कर रहते ही नहीं थे तो व्यापार भी बहुत लिमिटेड था। बस जरूरत की चीजों का लेन देन कर लिया। लेकिन गंगा घाटी में जब खेती बढ़ी और लोगों के पास जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, तो फिर ट्रेड ने भी जोर पकड़ा। अब बाजार लगने लगे थे, और तो और निश्क जैसे सोने के सिक्कों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। तो हमने देखा कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों में कितने बड़े बड़े बदलाव आए। लेकिन इन सब का आखिर नतीजा क्या निकला? वैदिक काल ने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ी? चलिए अब इसका सार समझते हैं। अगर इस पूरे बदलाव को हम शॉर्ट में देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। एक लचीला समाज एक कठोर समाज में बदल गया। बराबरी वाले समाज की जगह ऊंच नीच ने ले ली। पशुपालन वाली इकोनॉमी अब खेती पर आधारित हो गई, और छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े राज्य बन रहे थे। और इन सारे बदलावों का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? देखिए, सेटल्ड एग्रीकल्चर, बढ़ता हुआ व्यापार और एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, इन सब ने मिलकर बड़े और ताकतवर राज्यों के बनने का रास्ता तैयार कर दिया। इन्हीं राज्यों को हम इतिहास में महाजनपद के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से भारतीय इतिहास का एक नया और बहुत शक्तिशाली चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ आर्थिक तरक्की हुई, बड़े बड़े राज्य बने, ये तो प्रोग्रेस लगता है। लेकिन दूसरी तरफ समाज में कठोरता आ गई, ऊंच नीच बढ़ गई और महिलाओं की आज़ादी कम हो गई। तो इसे क्या कहेंगे? वैदिक काल में हुआ ये बदलाव एक प्रगति थी या एक पतन? इस पर सोचिएगा जरूर।